तो बेटा चैप्टर 6 बंद कर दो बेटा इसको। तो बेटा स्क्रीन पे जो आपको वर्ड्स दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट अगर पहले पेज पूछेगा, एक 5वें पे 10वें पे, तो उससे बेटर है कि सामने जो स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं उनमें से आप अपने डाउट पूछ सकते हैं बेटा। आर्बिट्रेज होता है बेटा जब किसी भी चीज को सेम टाइम पर एक जगह से खरीदना और दूसरी जगह बेच देना। सपोज आप डील कर रहे हैं और एक कंट्री में गोल्ड सस्ता है, एक में महंगा है, तो सेम टाइम पे आपने यहां से खरीदा और वहां बेच दिया। तो जो लोग ये काम करते हैं वो आर्बिट्रेजर होते हैं, जो खासकर कमोडिटी मार्केट में काम करते हैं बेटा। तो कमोडिटी मार्केट में अगर दो कंट्रीज में कमोडिटी रेट अलग अलग है तो एक जगह से खरीद लेते हैं और दूसरी जगह बेच देते हैं, इसको कहते हैं आर्बिट्रेज। और ये काम करने वाले आर्बिट्रेजर होते हैं बेटा। हाँ, नहीं, ये कमोडिटी मार्केट में होता है बेटा ये। और बोलिए बेटा, नेक्स्ट सामने स्क्रीन पे दिखाए गए यहां बताइए बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी अपने डाउट पूछ सकते हैं बेटा। यहां बताइए बेटा, ब्रेक इवन टीआर इक्वल टू टीसी मार्केट बताते था आपने, जहां पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होती है, क्या होता है? ब्रेक इवन होता है बेटा, वो नो प्रॉफिट नो लॉस। और बोलिए बेटा, किसके? हाँ सही है, जहां पे टीआरटीसी इक्वल है तो हाँ, तो सेल ज्यादा होगी तो ये ए पॉइंट की बात कर रहा है, डायग्राम में ए और बी 2 पॉइंट बनाए थे अपन ने। सेल्स बढ़ा दो तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सेल्स कम करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा बेटा आपको। यहाँ पे आपकी कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, यहाँ पे रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, बी पॉइंट्स आगे जाएगा तो फिर लॉस होगा। तो ये ब्रेक इवन यहाँ की बात कर रहा है। यस बेटा, बेटा देखो, आस्क जो है ऑफर, ऑफर आप किसी को दे रहे हो जब आप अपने शेयर को बेचना चाहते हो। तो यहां पर लोवेस्ट प्राइस है एट विच एन ओनर इज विलिंग टू सेल सिक्योरिटीज, आप बेचना चाहते हो तो वो क्या होगा बेटा? आपका ऑफर। आप क्या करें उसको? ऑफर, कि आपको अगर इस रेट पे खरीदना है तो आप खरीद लो। यानी आप वो प्राइस पे शेयर बेचना चाहते हो जिस रेट पे आपको कंफर्टेबल है, तो वो आपका क्या होता है बेटा? ऑफर। आस्क या ऑफर कह सकते हैं बेटा आप। और बिड जो होती है बेटा, यहां पर आप एक तरह से बोली कह सकते हो बेटा आप। बिड क्या होती है? बोली। जिस रेट पर आप बेचने को तैयार है, खरीदने को तैयार है, तो बेटा वो क्या होती है? बिड होती है बेटा।
कि मैंने इतने की बिड लगाई है, मैं इतने पे खरीदना चाहता हूँ या इतने पे बेचना चाहता हूँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, बिड कहते हैं बेटा। बेटा देखो, ऑफर इज द हाईएस्ट देन द बिड। मार्केट में जो रेट होगा आप उससे ऊपर ही बेचना चाहोगे ना, कम क्यों बेचना चाहोगे बेटा? तो बिड से तो ऊपर ही होगा ना ऑफर। आप ज्यादा भी बेचोगे ना, अभी मार्केट में 20 रुपए चल रहा है लेकिन मैं 25 का बेचना चाहता हूं, ये थोड़ा कि 20 का चल रहा तो मैं 15 बेचना चाहता हूं। 20 का होगा तो आप कितने बेचना चाहोगे? 20 या 20 से ज्यादा। 15 में तो नहीं बेचोगे बेटा आप, ये कह रहा है बेटा वो। चलिए और बोलिए बेटा। सारे शेयर्स एक साथ खरीदना है बेटा। एग्जाम में ध्यान रखना कि अगर सारे शेयर्स आप एक साथ खरीद रहे हो, बास्केट क्या होता है, टोकरी, तो टोकरी भर के खरीदना है बेटा शेयर्स, ऑल स्क्रिप्ट्स। तो सारे शेयर्स आपने एक साथ खरीदे तो बेटा क्या होगा बेटा? हाँ बिल्कुल, 30 स्क्रिप्ट है बेटा यहां पर। यस, उन सबके शेयर्स खरीदना। किसका? हाँ 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 हाँ, शेयर्स खरीदते हैं बेटा। बेटा 30 स्क्रिप्ट का मतलब यहाँ पे 30 कंपनीज के शेयर ही है। हाँ सबके खरीदेंगे अपन। बास्केट ट्रेडिंग में आप पूरे 30 के परचेस करेंगे ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन आप कई सारी कंपनीज के शेयर्स अगर एक साथ खरीद रहे हैं तो बास्केट ट्रेडिंग ही है वो। जरूरी कि 30 पूरे परचेस करोगे बेटा आप, यानी इस 30 में से अगर आपने 10 के ही परचेस किए हैं तो आपकी क्या बास्केट ट्रेडिंग। आप एक पर्टिकुलर शेयर परचेस नहीं कर रहे हैं, आप कई कंपनीज के बहुत सारे शेयर्स परचेस कर रहे हैं, तो बाल्टी या टोकरी, टोकरी भर के खरीद रहे बास्केट ट्रेडिंग है बेटा। और बोलिए बेटा। बदला तो वही है, बदला वाला, खून का बदला खून। अपने जो नॉर्मली मार्च होती है ना, क्लोजिंग होती है, और अप्रैल से अपन न्यू अकाउंट स्टार्ट करते हैं, तो नॉर्मली पुराने पेमेंट मार्च तक हो जाने चाहिए। लेकिन कई बार हमें किसी ट्रांजैक्शन को बिना पेमेंट रिसीव किए एक ट्रांजैक्शन टाइम से दूसरे ट्रांजैक्शन टाइम में क्या करना पड़ता है, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो कैरी फॉरवर्ड को ही कहते हैं बदला। क्या करना उसको, कैरी फॉरवर्ड। नॉर्मली पेमेंट कहां जाना चाहिए था आपके पास, मार्च में। मार्च में पेमेंट आ जाना चाहिए पुराने वाला, और अप्रैल से क्या स्टार्ट होता है, नया सेशन स्टार्ट होता है। तो बिना पेमेंट रिसीव किए आपने कैरी फॉरवर्ड, जानते हो कि आप अकाउंट्स पढ़ते हो आप लोग, तो कैरी फॉरवर्ड करना क्या होता है बेटा? यस, यहां से उठाया आगे डाल दिया बेटा। तो वो कैरी फॉरवर्ड करना है विदाउट रिसीविंग पेमेंट, पेमेंट रिसीव किए बिना। अगर आपने अगर जो ट्रांजेक्शन है उसको क्या किया है, कैरी फॉरवर्ड, तो क्या होता है बेटा, वो बदला, खून का बदला, गुड वाला बदला नहीं है बेटा ये। और बोलिए बेटा। ब्लू चिप्स बेटा इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उनके शेयर्स, जो इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, जिनकी काफी अच्छी रेपुटेशन है, ऐसी कंपनी के शेयर्स ब्लू चिप्स होते हैं बेटा। मत पढ़ो बेटा, समझ समझ समझ, सिर्फ उसका मीनिंग यहां पे सेव करो बेटा, डिटेल में मत जाओ बेटा उसके आप, क्योंकि डिटेल ना तो आपसे पूछेगा ना आपको एग्जाम में जाके लिखनी है, टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसका मीनिंग ध्यान रखना है आपको। अगर किसी भी जगह वहां पे लिखा हो जाए कि कैरी फॉरवर्ड किया है आपने, तो आप बंदा टिक कर देना उसको, दैट्स इट। क्योंकि इसके बाद कहीं पे कैरी फॉरवर्ड नहीं आएगा बेटा, एक ही जगह आएगा कैरी फॉरवर्ड, कहां पे आएगा, बदला, खून का बदला, गुड। और बोलिए बेटा। बेटा तो बेटा एक पर्टिकुलर शेयर का रिलेशन शेयर मार्केट के साथ। कई बार क्या होता है कि पूरा शेयर मार्केट ऊपर जा रहा होता है लेकिन पर्टिकुलर शेयर नीचे जा रहा होता है, पूरा मार्केट नीचे जा रहा होता है, पर्टिकुलर शेयर क्या जा रहा है ऊपर। तो एक शेयर का मार्केट के साथ जो रिलेशन है ना, वो बेटा बेटा कैसे भी हो सकता है बेटा। हम सिर्फ रिलेशन देख रहे हैं कि उसका रिलेशन कैसे चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, या सेम जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो बस वो रिलेशन को मेजर करना ही बेटा है, क्या बेटा, बेटा, गुड। और बोलो बेटा। हाँ बेटा। बेटा जिसका एक पास्ट हो, जो सालों से बढ़ते जा रहे हैं बेटा, एमआरएफ कहां से शुरू हुआ था,
कहां पहुंच गया बेटा? सबसे महंगा शेयर एमआरएफ का है, तो एमआरएफ के शेयर्स को क्या बोलेंगे आप? ब्लू चिप्स। ये आपको हमेशा कमा के देगा, लॉस करके नहीं देगा, कमा के देगा बेटा आपको। लेकिन कमाई इस पे थोड़ा सा वेट करना पड़ता है बेटा। 1000 रुपए से शुरू हुआ था, आज 75,000 का शेयर है। अगर आपके 1000 शेयर उस टाइम आपने लिए थे तो आज कितने के हो गए? 1000 इंटू 75,000, एक शेयर भी लिया होता तो बेटा 1000 का 74,000 का फायदा हो गया। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर्स होते हैं बेटा, होते हैं ब्लू चिप्स। चलिए और बोलिए। स्क्रीन पे दिखाए गए हाँ सही है। अगर मार्केट बुलिश है यानी ऊपर जा रहा है तो लोगों को क्या उम्मीद होगी कि बोनस कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, तो शेयर्स कम परचेस करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो मार्केट अपने आप ही कहा ले जाएंगे बेटा, ऊपर तो ले जाएंगे। बोनस शेयर आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना आपको। अगर आपको पता है कि इस शेयर में बोनस शेयर्स मिलने वाले हैं या शेयर स्प्लिट होने वाले हैं आगे जाके, एक के दो होने वाले हैं, तो बेटा उस शेयर्स पे लोग कम ध्यान देंगे, ज्यादा ध्यान देंगे बेटा। अरे जहां लड्डू बट रहा होगा बाद भी जाकर ही जाएगा। आपको पता लगा आज गुरुद्वारे में लंगर है या फिर पोस्ट पड़ेगा प्रोग्राम है। अगर आपको शेयर मार्केट में डील करते हो और आपको लग रहा है कि यहां पर जो मार्केट है ऊपर जाने वाला है, तो बेटा क्या करोगे आप? तो उस शेयर को तो बेटा इंसान परचेस करेगा करेगा, तो बुलिश मार्केट अपना भी कर देगा बेटा उसको। बिल्कुल हाँ बेटा, दोनों में प्रॉफिट दोनों में कमाया जा सकता है बेटा। नॉर्मल तो रूल ये कहता है कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म। अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है तो बेटा फिर आप जैसे इंट्राडे करते हो आप, तो इंट्राडे में तो सेम डे होता है, सेम डे में खरीद रहा है और बेच रहा है, तो वहां पर आप ऐसी कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं जिनमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो गिर भी जाता है चढ़ भी जाता है, क्योंकि तभी प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। कुछ शेयर्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जिनमें चेंजेस आता तो है लेकिन बहुत जल्दी चेंजेस नहीं आता। तो आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं वो मैटर करेगा बेटा। आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो कुछ कई कंपनीज है जिनके शेयर्स बढ़ते हैं लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो आपको स्टेबल रखना है तो आपने उस कंपनी के शेयर परचेस कर लिए। लेकिन इंट्राडे में तो बेटा वही लोग आते हैं जिनको पता होता है कि शेयर कब खरीदा है कब बेच रहा है। ट्रेडिंग डेली ट्रेडिंग होती है, इंट्रा में तो आज खरीदा है तो आज ही बेच देंगे अपन लोग। ये लोग क्या है कि 10% पे खेलते हैं बेटा। जैसे मेरे डीमेट अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं, तो मैं 1 लाख के शेयर खरीद लूंगा। 10,000 ही मेरे पास, लेकिन शेयर कितने खरीदी मैंने? 1 लाख। लेकिन मुद्दा यह है कि उस 1 लाख का सेटलमेंट मुझे आज ही करना पड़ेगा बेटा। या तो शाम तक, मान लो मैंने 10,000 के शेयर 1 लाख के परचेस कर लिए शेयर, अकाउंट में 10,000 ही है, और अचानक मार्केट जो था वो डाउन हो गया और 1 लाख के जो शेयर थे वो 10,000 के ही हो गए, तो या तो शाम को मेरे अकाउंट में 90,000 मुझे डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, तब मैं रिटेन कर सकता हूं उनको, रख लूंगा, 3 दिन बाद बेच लूंगा। लेकिन अगर मेरे पास 90,000 रुपए नहीं है तो मुझे 90,000 रुपए उसको बेचना भी पड़ेगा, क्योंकि रेट कम हो गया तो भी बेचना तो पड़ेगा, और 90,000 मुझे डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। और जिसके पास 90,000 नहीं होगा तो क्या करेगा बेटा? तो जो इंट्राडे वाले होते हैं वो इतना फ्लक्चुएशन का वेट नहीं करते बेटा। वो अगर गिरने लगा ना, जैसे कि 2,000-3,000 नीचे आ रहा तो बेच देते हैं वो लोग, भाई 10,000 तो अकाउंट में पड़ा ही है ना अपने, तो लॉस भी होता, 3,000 तो अकाउंट में पड़ा ही है, अपन दे देंगे, एक्स्ट्रा पेमेंट कहां से देंगे बेटा वो लोग। अब जिससे परचेस कर लिया, जैसे सपोज आपने पूरा 1 लाख रुपए देके 1 लाख के शेयर्स खरीद लिए, तो बेटा आपको तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है बेटा आपको, क्योंकि आपने तो शेयर परचेस कर लिया। अब वो गिरे बढ़े आपको बेचने जल्दी तो नहीं है ना, आप 6 महीने बाद बेचो आराम से, जब 1 लाख का 5 लाख हो जाए तब बेचो। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा, और वो डिसाइड करेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। इंट्राडे वाले को फर्क नहीं पड़ता बेटा, वो दोनों में पैसा कमा सकता है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बेटा कंपनीज जो रही है ना, वो इन्वेस्टर्स को ऑप्शन दे रही है कि एक पर्टिकुलर शेयर आप परचेस कर सकते हैं विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, और वो मार्केट रेट से कम रेट पे होता है बेटा। जैसे मार्केट में शेयर कितने का है अपना? 500 रुपए का है, लेकिन कंपनी ने जो पहले से इन्वेस्टर्स के हैं, जिसने पहले से शेयर खरीद रखे हैं, उनको ऑफर दिया है। और ये याद रखना, ये राइट है, ऑब्लाइजेशन नहीं। आपको राइट दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, आप चाहें तो खरीद सकते हैं,
मार्केट रेट से कम रेट पे ऑफर किया जाता है बेटा, इसको कहते हैं अपन कॉल ऑप्शन। और पुट ऑप्शन में कंपनी ये कहती है कि मार्केट में 500 रुपए का है लेकिन हम आपको ज्यादा दे रहे हैं, आप बेच चाहो तो हमें बेच सकते हो एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए। तो कॉल में कंपनी आपको खरीदने का राइट दे रही है और पुट में बेचने का। चलिए नेक्स्ट। इसमें बेटा वैसे तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन है बेटा, किस किस को देखेंगे बेटा, जो दिए हुए बेटा वही याद करो बेटा। सारा तो शेयर मार्केट अपन भी लेके बैठे नहीं है बेटा, यहाँ पे कौन सा अपना कौन सा डील करना जाके वहां पे मार्केट में डील करना है अपन को, मुझे नहीं करना बेटा। हाँ किस चीज का? नए शेयर इश्यू कर रही है, वो पुराने शेयर है बेटा। क्यों मार्केट में कंपनी के पास और शेयर्स नहीं होते क्या? अरे मेरे भाई तो मेरी बात सुनो कि यहां पर आपको राइट दिए गए कंपनी ने, अब वो नए शेयर्स इश्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि पुराने में से कर रहे हैं, बस समझे नहीं। एक तो आप शेयर नए निकाल रहे हो, आप नए का उनको ऑफर दे रहे हो आप उसको, और इसमें पुराने शेयर्स भी हो सकते हैं बेटा। अगर पुराने शेयर्स बेच रहे तो नया वाला तो राइट इश्यू में जाना चाहिए बेटा, और ओल्ड वाला इसमें आना चाहिए बेटा यहाँ पे। और तो और कोई डिफरेंस तो बेटा यहां पर है नहीं बेटा। नेक्स्ट, ये तो बजट बनाना है बेटा, यहाँ पे अपने एक्सपेंडिचर और अपने कैश फ्लो को बजट बनाना है बेटा, प्लान करना है बेटा, कितना पैसा आएगा कितना खर्च करना है एक साल के लिए। बजट क्या होता है बेटा? अरे सिर्फ एक साल के लिए होता है ये बजट। जो होता है नॉर्मली हर कंपनी का वो एक साल के लिए ही होता है, एक साल से ज्यादा का बजट नहीं बनाते बेटा हम लोग। और बजट में अपन ये डिसाइड करते हैं कि पैसा आएगा कहां से और आएगा कितना और खर्च कितना करना है। नेक्स्ट, बेटा एक साल के लिए ही होता है। किसमें? बेटा बजट किस चीज का होता है बेटा? बजट का मतलब क्या होता है? बजट जो होता है ना बेटा, बजट वो जो आपने पढ़ा था वो गवर्नमेंट का बजट था बेटा। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, जो कोई कंपनी है ना वो रेवेन्यू रिसिप्ट क्रिएट नहीं कर सकती बेटा, वो कि जहां पे उसकी लाइबिलिटी भी कम ना हो और उसके एसेट रिडक्शन भी ना हो और लाइबिलिटी क्रिएट भी ना हो, तो ऐसी इनकम कौन सी होती है कंपनी की भाई, आप बता दो। हाँ कमीशन, किस चीज का कमीशन मिल गया? किस चीज का कमीशन ले रहे हो भाई? रेवेन्यू रिसिप्ट क्रिएट कर सकती है गवर्नमेंट। सबसे बड़े राइट्स किसके पास होते हैं? रेवेन्यू के पास, गवर्नमेंट के पास। जैसे कि हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, टैक्स क्या है बेटा? ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है ना एसेट रिडक्शन है, फ्री का पैसा है ना बेटा वो, इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट है बेटा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्रिएट करने की पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। हमारे पास थोड़ी ना बेटा, हम कहां से लाएंगे? मैं ऐसा क्या काम करूं कि मेरे उससे लाइबिलिटी भी क्रिएट ना हो और मेरा एसेट रिडक्शन भी ना और पैसा जाए मेरे पास, तो लाइबिलिटी है मेरी है। आपका कोर्स पूरा कराना, आपका रिजल्ट देना, ये सब मेरी लाइबिलिटी है भाई मेरी। मेरा लाइबिलिटी का पैसा मिल गया क्या? और तो लाइबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। काम, मुझे पैसा किस बात का मिल रहा है? काम कर रहा हूं ना मैं, फ्री का पैसा मिल रहा है मेरे को, कि मैं घर बैठा हूं मुझे पैसा मिल रहा है। ना तो कोई लाइबिलिटी है मेरी, मेरी लाइबिलिटी है मुझे रोज यहाँ पे आना पड़ता है, आता हूं मैं, क्लास पढ़ा रहा हूं बेटा, कोर्स पूरा करवा रहा हूं, तो मेरी क्या है बेटा? ये लाइबिलिटी तो है बेटा, ये है ना लाइबिलिटी। नहीं पढ़ाऊं सैलरी मिल जाएगी बेटा बिना पढ़ाए बेटा? अरे बिना पढ़ाए कैसे मिलेगी बेटा? लाइबिलिटी तो है ना मेरी। यस, कंसोलिडेशन। तो नॉर्मली कंसोलिडेशन होता है कि जहां पे दो और दो एंटिटीज मिलकर सारे एसेट ट्रांसफर कर देते हैं तीसरे को, तो सक्षम उसको बोलते हैं बेटा अपन कंसोलिडेशन। दो फॉर्म, अब देखो जैसे कि जियो और वी मिले थे, लेकिन ये कंसोलिडेशन नहीं है। अगर जियो और सॉरी वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया मर्ज होके वी बन गए तो बेटा ये कंसोलिडेशन नहीं है बेटा। अगर वोडाफोन आइडिया मिल जाते और वोडाफोन भी खत्म और आइडिया भी खत्म, दोनों खत्म और तीसरी नई कंपनी आ जाती, तो वो होता कंसोलिडेशन, जो हुआ नहीं बेटा। चलिए नेक्स्ट,
ऐसे शेयर्स जो जब इकोनॉमी डाउन जा रही हो या मार्केट डाउन जा रहा हो तभी स्टेबल इनकम दे बेटा आपको। तो ऐसी कंपनी के शेयर्स जब पूरा मार्केट डाउन जा रहा हो लेकिन वो आपको स्टेबल अर्निंग दे रहा हो तो वो होता है आपका डिफेंसिव स्टॉक। रिलायंस ने, जियो ने कमा के दिया है बेटा डिफेंसिव। उस टाइम पर जब पूरी लगभग सारी कंपनीज डाउन पे थी ना, जियो उस टाइम पे भी ऊपर था बेटा। एमआरएफ तो बेटा एवरग्रीन है, लेकिन एमआरएफ को अपन डिफेंसिव स्टॉक में नहीं कहेंगे बेटा अपन, ब्लू स्टॉक, ब्लू चिप्स में, क्योंकि एमआरएफ का शेयर गिरता भी है। जब मार्केट गिरता है ना तो एमआरएफ का शेयर गिरता भी है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा लेकिन गिरेगा। ये डिफेंसिव है। ये आपको डिफेंसिव बैटिंग क्या होती है, सारे आउट होने के लिए खड़ा हुआ है, वो आउट नहीं होता। राहुल द्रविड़ खड़ा हो गया जाके, 3 दिन हो गया आउट नहीं हो रहा, लोगों ने हाथ जोड़ दिए, बोले बस हम तो नहीं फेंकेंगे बॉलिंग। तो वो शेयर्स होते हैं स्टेबल अर्निंग देते हैं आपको। इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा लेकिन स्टेबल अर्निंग आपको मिलेगी, तो वो होते हैं डिफेंसिव स्टॉक। और बोलिए बेटा। हाँ बेटा, नहीं नहीं गवर्नमेंट कंपनी क्यों बेटा, प्राइवेट कंपनीज के भी हो सकते हैं लेकिन स्टेबल अर्निंग बस। हाँ जी बोलिए। अरे डिराइव डिमांड पड़ा था ना, अरे एक चीज की जो वैल्यू है ना वो किसी एसेट की प्राइस से डिसाइड हो रही है। जैसे मान लो किसी ज्वेलर का शेयर्स है, वो ऊपर जाएगा तब जब गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी तब। तो जैसे गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी उसकी अपने आप ही क्या होगी, डिराइव्ड हो गया ना। अरे डिराइव्ड है, डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे डिराइव्ड है, यानी एक की चीज, एक की प्राइस दूसरी चीज की प्राइस से डिसाइड हो रही है बेटा। तो डिराइव डिमांड की तरह है बेटा ये। और बोलिए बेटा। सामने स्क्रीन पे दिखाए गए हेज एक स्ट्रेटेजी है जो आपके रिस्क को कम करती है। ये उस दिन भी टॉपिक आया था, हेजिंग फंक्शन, चैप्टर 5 में। और मैंने बताया था बेटा आपके रिस्क को कम करने वाली कोई भी स्ट्रेटेजी या पॉलिसी होती है वो हेजिंग पॉलिसी होती है बेटा। जैसे आपको 6 महीने बाद डील करनी है अमेरिका के साथ, और डॉलर्स की रेट कम या ज्यादा हो सकती है, तो आप डील आज ही डन कर लेते हो बेटा, और रेट फिक्स कर लेते हो कि 6 महीने बाद डील करेंगे लेकिन रेट आज की लगेगी। तो बेटा वो जो पॉलिसी आपने अडॉप्ट की है वो क्या है बेटा, हेजिंग। यानी आपके रिस्क को कम करने वाली कोई भी पॉलिसी हेजिंग पॉलिसी है बेटा। और बोलिए बेटा। यहां से कोई डाउट, यहां बताइए बेटा। इन ऑर्डर टू बाय और सेल शेयर एट ए स्पेसिफिक प्राइस, एक प्राइस पर बेचना या खरीदना बेटा, लिमिट ऑर्डर। जब मैं शेयर मार्केट में डील करता हूं तो जैसा कि पता है कि मैं तो सारे दिन क्लास में रहता हूं, पीछे से मार्केट डाउन भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम एक लिमिट लगा के छोड़ देते हैं बेटा कि मैंने ये 100 रुपए का शेयर खरीदा है, अगर ये ऊपर जाए और 102 पर पहुंचे तो ये बिक जाए, और नीचे आए तो 98 पे आते बिक जाए। यानी मैं दो साइड क्या लगा दी उसकी, लिमिट, कैप। अब जैसे ही वो, चाहे मैं हूं चाहे नहीं हूं, जैसे ही वो 102 पे गया खत्म, कट गया सौदा। और जैसे 98 पे गया वैसे ही कट गया। इंट्राडे वाले यूज करते हैं बेटा इसको, तो एक लिमिट बना के चलते हैं ताकि उनको पता होता है कि लॉस हुआ तो इतना ही होगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, और प्रॉफिट हो तो इतना हो जाएगा अपन को। तो ये होता है बेटा आपका लिमिट ऑर्डर। इसके बाद पूछा गया था ओटीएम। बेटा ये दोनों साइड काम करता है, अगर आप शेयर खरीद रहे हो तो भी और बेच रहे हो तो भी। कैसे काम करेगा समझो। आप शेयर को 20 रुपए में परचेज करना चाहते हो बेटा, कितने परचेज करना चाहते हो, लेकिन मार्केट में शेयर 25 रुपए का चल रहा है अभी, तो खरीदना कितने का चाहते हो, और शेयर है कितने का, ओटीएम है बेटा ये, आउट ऑफ मनी। ये तो तब है जब आप खरीदना चाह रहे हो। अब आप बेचना चाह रहे हो, मैं 25 रुपए का बेचना चाह रहा हूं लेकिन मार्केट में रेट 20 रुपए ही है, ओटीएम।
यानी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो जिस रेट पे परचेज कर रहे हैं अगर उससे रेट ज्यादा है तो ओटीएम, और आप सेल करना चाहते हो जिस रेट पे सेल करना चाहते हो रेट उससे कम है ओटीएम। दोनों क्या होते हैं बेटा? ओटीएम, आउट ऑफ मनी। और बोलिए बेटा। कॉल ऑप्शन, स्टॉक प्राइसेस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस। कॉल ऑप्शन का मतलब यहां पर आप अपने लिए यूज कर लो, आप शेयर खरीद रहे हो बेच रहे हो, आप अपने लिए सोच लो। यहां पे जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस वो होती है जिसपे सौदा कट जाता है, मतलब जो अपन ने डिसाइड किया वो रेट पे आ गया तो जहां पे सौदा कट गया वो स्ट्राइक प्राइस होती है। ठीक है, यहां पे स्टॉक प्राइस क्या है? बिलो है बेटा, कम है। कम है मतलब मैं बेचना चाहता हूं जिस रेट पे, उस रेट क्या है बेटा? कम। और सेकंड ऑप्शन में क्या है बेटा? यहां पर स्टॉक प्राइस खरीदना चाहता हूं बेटा मैं, और शेयर, जो शेयर है उसकी रेट क्या है बेटा? स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है बेटा, तो पुट ऑप्शन में बेटा। तो जो आपको अभी एग्जांपल समझाया था ना वही है बेटा ये, कि मेरे को 20 का बेचना है लेकिन रेट 15 रुपए मिल रहा है, 20 का बेचना है ना, 15 मिल रहा है तो क्या है? ओटीएम। और 25 का खरीदना है, 30 का मिल रहा है तो भी ओटीएम। सिंपल सी बात है बेटा। हाँ, टाइम वैल्यू तो है बेटा, एक पर्टिकुलर टाइम पर तो है बेटा ये, एक टाइम पर तो है कि एक टाइम पर हम खरीदना चाहते हैं, उस टाइम पर इतना नहीं है, कभी ना कभी तो जाएगा, लेकिन टाइम वैल्यू पर उस टाइम पर है या नहीं है वो बेटा, वो तभी तो ओटीएम है। क्या हमें कब बेच रहे हैं? आज, और रेट क्या है? कम, तो आज ओटीएम है ना बेटा ये, हमेशा ओटीएम थोड़ा रहेगा बेटा ये, स्ट्राइक तो कभी ना कभी होगा ना बेटा। चलिए और बोलिए। बेटा जयंत, प्री ओपनिंग ऑप्शन सेशन होता है 15 मिनट का। जैसे आज शेयर मार्केट बंद हुआ और अपन ने कुछ सौदे लगा दिए उसमें, और रात को पता लगा कि अमेरिका की वॉर हो गई बेटा, हमें पता है कि अब मार्केट हिलने वाला है, तो प्री ओपनिंग सेशन में आपने जो कल रात को जो डील लगा दी थी बेटा उसको आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं बेटा। इससे 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन होता है, ओपन होने के बाद चेंज नहीं कर सकते बेटा। ओपन तो जहां होगा वहां होगा, फिर चाहे ऊपर ऊपर हो चाहे नीचे। और बोलिए बेटा। बेटा पुट ऑप्शन क्या है बेटा? यहां पर लिमिट ऑर्डर एक अलग चीज है, लिमिट ऑर्डर अपन डिसाइड कर रहे हैं कि मैक्सिमम लिमिट क्या है, कि मैंने शेयर 20 रुपए का खरीदा है और मैं इतने में बेच दूंगा, तो वो तो मैं डिसाइड कर रहा हूं ना बेटा, या तो कंपनी दे रही है बेटा आपको। पुट ऑप्शन क्या है बेटा? इन्वेस्टर को राइट दिया है कि बेचना चाहो तो बेच सकते हो, ज्यादा रेट दे देंगे हम आपको, मार्केट में 20 रुपए का, हमें 22 रुपए का बेच दो। तो ये ऑप्शन यहां पे दिया जा रहा है, पुट ऑप्शन है बेटा। कॉल ऑप्शन का जस्ट उल्टा है पुट ऑप्शन। और बोलिए बेटा। हाँ, किसको? नहीं बोल सकते। बायबैक में कंपनीज खुद खरीद लेती है लेकिन उसके बाद दोबारा नहीं बेचती है बेटा, स्ट्राइक प्राइस ज्यादा सौदा हो जाता है बेटा। आपने 20 रुपए का शेयर है, 25 रुपए लगा रखा है, जैसे प्राइस 25 रुपए की सौदा कट जाएगा, खरीदने वाला खरीद ले और बेचने वाला बेच ले, वो प्राइस होती है स्ट्राइक प्राइस, जिसमें सौदा कट जाता है बेटा। और बोलिए बेटा। साथ मिलकर पैसे इकट्ठा करना, इसमें जो इन्वेस्टर होते हैं वो स्टार्टअप कंपनीज को फाइनेंस करते हैं बेटा। जैसे भी बात है ना, शार्क टैंक क्या था वो, वही है बेटा वो। अरे वहां पे लोग आइडिया लेके आते थे, वो कहते थे ठीक है मैं इन्वेस्ट कर दूंगा आपको, तो वही तो वेंचर कैपिटलिस्ट है बेटा ये इन्वेस्टर्स है जो पैसा लगाते हैं किसमें? स्टार्टअप कंपनीज में। जब स्टॉक स्प्लिट होता है, जैसे कंपनी को प्रॉफिट बांटना है तो प्रॉफिट बांटने के लिए वो कई बार शेयर्स को स्प्लिट कर देती है। जैसे मान लो आपके पास कंपनी का एक शेयर है और वो 2000 रुपए का है, एक शेयर, और वो कितने का बेटा? 2000 का। अब यहां पर कंपनी कहेगी कि मुझे आपको प्रॉफिट बांटना है, बोनस बांटना है, तो स्प्लिट कर सकती है बेटा, एक के दो कर देगी बेटा। अब आपके पास 1000 के दो हो गए बेटा, सॉरी 2000 के दो हो गए बेटा, यानी एक शेयर को क्या कर दिया अपने? स्प्लिट करके दो बना दिया बेटा अपन ने। दो बना सकते हैं, तीन बना सकते हैं। यील्ड तो बेटा यहां पर आपका जितना साल भर का रिटर्न आया ना, आपके पास प्रॉफिट आया, उसको परसेंटेज में निकालेंगे तो यील्ड है बेटा, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ आपको।
तो परसेंटेज में निकालना क्या होता है, यील्ड। और यील्ड टू कॉल है बेटा यहां पर कि यहां पे रेट ऑफ रिटर्न जब बॉन्ड को आप मैच्योर डेट से पहले एफडी करवाई, चलो इसको आसान समझाया था बेटा मैं। एफडी की एक डेट होती है, डेट से पहले मैच्योर कराओगे इसको तो पैसे कम मिलेंगे ज्यादा मिलेंगे, एग्जैक्ट ये बॉन्ड है। और इसको मैच्योर डेट से पहले आप कैश करवा रहे हैं तो जो रिटर्न आपको मिलेगी वो है यील्ड टू कॉल। तो यील्ड टू कॉल है कि किसी शेयर को या बॉन्ड को टाइम से पहले कैश करवाना है बेटा। तो बॉन्ड क्या फिक्स डेट के होते हैं बेटा, तो डेट से पहले कैश करवा रहे तो जो रिटर्न मिलेगा वो वाईटीसी है बेटा, यील्ड टू कॉल। मार्केटिंग में आइए बेटा। सामने स्क्रीन पे दिखाए गए पॉइंट में से इसमें हम कंपेयर करते हैं बेटा दो फर्म को। आपकी ऐसी कोई भी एबिलिटी जो आपके कॉम्पिटिटर से आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग या ज्यादा पावरफुल बनाती है वो आपकी क्या होती है, बेंचमार्किंग। जैसे हमारे रिजल्ट हमारे लिए बेंचमार्किंग है, क्योंकि हमारे जैसे रिजल्ट और किसी के नहीं है, सिंपल सी बात है बेटा। तो हमारी क्या होगी बेटा, ये बेंचमार्किंग अपने कॉम्पिटिटर से ऊपर ले जा रही है बेटा हमें। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ ब्रांड। आपके ब्रांड की मार्केट वैल्यू क्या है बेटा, आपके पास कितने पेटेंट्स हैं, कितने एसेट्स हैं, तो आपकी ब्रांड की वैल्यू इससे डिसाइड होती है ना बेटा। जैसे पतंजलि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, शुरुआत की थी उसने बाबा ने दवाइयां बेचने से, बाद में बाबा ने अभी बाबा का और चीजें भी आएगी बेटा। बाबा कोल्ड ड्रिंक जो सेहत के लिए हानिकारक नहीं होगी, उसमें नीम करेले का रस होगा, नीम करेले के रस वाली कोल्ड ड्रिंक। अरे कोल्ड ड्रिंक नीम करेले का रस वाली कोल्ड ड्रिंक मीठी होगी लेकिन मीठी गुड, सेहत के लिए अच्छी होगी। पेरेंट्स बोलेंगे बेटा कोल्ड ड्रिंक पी, है ना। जड़ी बूटी वाली सिगरेट पापा खुद लाके दे रहे, ले बेटा। चलिए नेक्स्ट बेटा, बिजनेस पोर्टफोलियो होता है कि आपके पास टोटल जो आपका बिजनेस है या टोटल जो एसेट्स है एक कंपनी के पास, एक बिजनेस के पास, उसका पोर्टफोलियो होता है बेटा पूरा। जैसे हमारी 4 ब्रांचेस हैं और ये एमसी से हेड ऑफिस है, तो ये सारा हमारा क्या पोर्टफोलियो बेटा हमारा। ये तो हमारा पोर्टफोलियो हमारे सारे एसेट्स। और बोलिए, अरे बताया था ना, आईटीसी कंपनी कौन सी कंपनी, कॉन्ग्लोमेरेट तो है। जो एक काम नहीं करते बहुत सारे काम करते हैं, वो क्या होता है। जो कंपनी एक काम नहीं करती है बहुत सारे काम करती है, कॉन्ग्लोमेरेट। हाँ, यहां पे आप अदर फर्म्स को एक्वायर करते जा रहे हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से। हाँ, जो काम खुद नहीं करते ना अपन, जैसे मान लो कि अपन बनाते हैं आटा, फिर बाद में अपने दाल बनाने वाली भी खरीद ली, फिर चीनी बनाने वाली खरीद ली, बिस्किट वाले भी, फिर अपने पेट्रोलियम कंपनी खरीद ली, फिर 2-4 पेट्रोल पंप खरीद लिए। तो ये क्या कर रहे हो आप, कॉन्ग्लोमेरेट, डाइवर्सिफिकेशन, अपने काम को क्या कर रहे हो, डाइवर्सिफाई। और डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक को लॉस हुआ तो दूसरा बचा लेगा भैया, और एक ही काम करोगे तो फिर तो हाँ बर्बाद हो गया बेटा। पहले से डिसाइडेड नहीं होता है बेटा, वो ये सोच के नहीं कर रहा है बेटा, जो उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो कर देता है बेटा, उसे पहले सोचा नहीं होता। आईटीसी ने कभी सोचा नहीं था कि हम ये नूडल बेचेंगे, जो उसको अपॉर्चुनिटी लगी तो उसने बेचना शुरू कर दिया बेटा। तो सोच के नहीं चल रहे बेटा वहां पे अपन। यहां बोलिए, कंसोर्टियम होता है जब कुछ कंपनीज मिलकर कोई स्पेशल पर्पस के लिए एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। सपोज इंडिया में ओलंपिक्स होने वाले हैं और ओलंपिक में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बेच रहे हैं, तो बेटा एक अकेली कंपनी तो नहीं बेच सकती ना, तो 4-5 कंपनियां मिलके कहेंगे साहब हम आपको मिलके ये बना के दे देंगे, तो बेटा वो क्या हो गया, कंसोर्टियम। लेकिन जैसे ही ओलंपिक खत्म, सब अपने अपने रास्ते, हम एक नहीं है, सिर्फ एक पर्पस के लिए एक हुए थे, उसके बाद अलग हो गए बेटा, दैट इज कंसोर्टियम। और बोलिए बेटा, क्रॉस सेलिंग,
बेटा जैसे कि ये जो एसेसरीज वाले होते हैं ना, कार की एसेसरीज, ये हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं कार शोरूम वालों से। जैसे पता लगता है कि आप मेरी कार परचेज किए, तुरंत कॉल करके बोलते हैं कि एसेसरीज लगवा लो आप, क्योंकि जिसने कार खरीदी है उसको एसेसरीज चाहिए ही चाहिए। तो कार खरीदने वाले को क्या बेचना? एसेसरीज, दैट इज क्रॉस सेलिंग। क्योंकि वो बताया कि कार खरीदी है तो एसेसरीज तो चाहिए ही चाहिए। और बोलिए बेटा, यहां से बताइए बेटा। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल लॉन्ग रन में नहीं पड़ेगा। इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, फायदा लेगा है तो इकोनॉमी और लॉस लेगा है तो डिसइकोनॉमी। और बोलो, यहां से बताओ बेटा। घर से बेचना शुरू करना। जैसे कि आपकी एक फैक्ट्री है और वो प्रोडक्ट बनाती है, और आपकी फैक्ट्री में 100 लेबर काम करते हैं, तो आप सबसे पहले अपने लेबर को बोलोगे कि आप खुद पहले इस प्रोडक्ट को यूज करो, और फिर लोगों को बताओ कि इसका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था। तो बेचना शुरू कहां से किया आपने? घर से। दैट इज इंटरनल मार्केटिंग। हाँ, अरे खुद खुद, अरे समझो नहीं, बाहर वाले को बेचने से पहले किसको बेचो? अपने खुद के एम्प्लॉयज को बेचो ना। कल को आप चाय चाय की पत्ती बनाते हो आप, और चाय की पत्ती आपने किसको बेची? अपने एम्प्लॉयज को। उनके घर चाय पीने वाला कोई आया, अरे चाय बड़ी शानदार चाय है, कहां से? अरे हमारी खुद की फैक्ट्री बनती है। हो गया ऐड। तो ये इंटरनल मार्केटिंग है बेटा, घर से शुरू करो बेटा। कोई भी चीज बेचनी है तो हाँ, पहले पड़ोसियों को फ्री में खिलाओ, फिर जब उनको आदत पड़ जाए तो फिर लूटो उनको। और बोलो बेटा। बोलो बोलो। नीच मार्केटिंग, शर्मा क्यों रहे? इसमें है ही नीच। वो नीच मार्केटिंग होती है जब आप किसी स्मॉल कंज्यूमर ग्रुप के लिए ऐड कर रहे हो आप। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया, आटा नूडल। अब आटा नूडल हेल्दी होता है, लेकिन खाने वाले लोग क्या है बेटा? कम। तो अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसके अगर लिमिटेड कंज्यूमर्स है और आप उनके लिए मार्केटिंग कर रहे हो, तो उस मार्केट को कहते हैं नीच मार्केटिंग, नीचे मार्केटिंग। गिरा हुआ नहीं है, नीचे। हाँ हाँ। तो यहां पर जो बिजनेस है, नीचे मार्केटिंग रेफर्स टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंपैरेटिव स्मॉल मार्केट सेगमेंट। तो यहां पे स्मॉल मार्केट सेगमेंट है, तो जिसको आपने क्या करना है बेटा? अपने कब्जे में करना है बेटा आपने। हाँ बेटा। तो बेटा लेबर का, सॉरी कंज्यूमर का तो एक्सप्लॉइटेशन ही होता है बेटा वो। हाँ। और क्या कर रहे हो आप अपना प्रोडक्ट यूज करने के लिए मजबूर कर रहे हो उसको, और आपका प्रोडक्ट घटिया है। आटा नूडल बेच रहे हो आप, बेच रहा है तो अच्छे ले बेचो। अरे हेल्थ कॉन्शियस तो है, लेकिन लोग खाते गए हैं खाना, तो अच्छी बात है ना बेटा। तो बेटा देखो, आदमी नूडल्स खाता है शौक के लिए, और आप उसको खिला रहे हो किस लिए? हेल्थ के लिए। हाँ तो नहीं, शौक का पूरा हुआ यहाँ पे, टेस्ट ही होता है इसके अंदर। आटा नूडल में क्या का टेस्ट? घर पे आटे कैसे सेवइयां बनाए खा लेगा, उसके लिए पैसा का खर्च करेगा वो। और बोलिए बेटा। शुरू शुरू में जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, वॉशिंग पाउडर, निर्मा, अरे जो भी है, तो शुरू शुरू में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कंपनीज अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखती है? कम। इसे तो कहते हैं प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग। और एक होता है प्राइस स्कीमिंग। इसमें कंपनीज जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो शुरू में महंगा बेचती है, लाइक आईफोन। जब आईफोन लॉन्च होता है ना, तो 1.5 लाख का आता है वो। उसके बाद फिर वो 70-80 हजार का हो जाता है, फिर 50-55 हजार का हो जाता है। कौन सा?
मैंने सोचा अभी आईफोन 13 जो है वो तो करीबन शायद 60-70 हजार के आसपास तो आ ही रहा होगा मेरे हिसाब से। मिनी तो आईफोन मिनी क्यों लेगा वो? कितने का है? 20 हजार का? $60,000 का आईफोन बच्चे वाला तो तू ही रख ले। कंपनी वाले भी बेवकूफ बनाते हैं, बेवकूफ। माना कि हम हैं लेकिन इतने भी नहीं है बेटा। एक ही बेटा यहाँ पे, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा। क्वेश्चन तो एक ही आएगा ना, दो थोड़ी ना आएंगे। दोनों में प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट, कस्टमर पे उसका प्राइस चेंज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज प्राइस सेंसिटिविटी इलास्टिसिटी। बेटा तो फिर आपको 1 नंबर फ्री का मिल गया बेटा, क्योंकि उसकी बोनस मार्किंग होगी बेटा। मेरे भाई तो आपको बोनस मार्किंग होगी ना, फ्री के नंबर है बेटा यहाँ पे। हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो। तो यही टिक करेंगे बेटा। परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर ये लिखा हुआ है तो इलास्टिसिटी डिमांड टिक कर देना बेटा। और ये लिखा हुआ है कि प्राइस चेंज का कस्टमर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो प्राइस सेंसिटिव को टिक कर देना बस। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। दो अलग नाम से लिखी हुई जरूर है लेकिन होती है एक ही, अलग अलग नहीं होती है बेटा। अभी तो महान लोग हैं ना बेटा, क्या कर सकते हैं बेटा। गुड, चलो आगे बताओ। यहां से बताइए बेटा, टेली मार्केटिंग टीवी पे ऐड करना, टीवी पे ऐड करते ना अपन, टेली मार्केटिंग सिंपल है बेटा। ये रहा टेस्ट मार्केटिंग में, पहले हम अपने कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं, पहले इस्तेमाल करें, वो होती है टेस्ट मार्केटिंग है। घड़ी घड़ी, मेरे पास भी घड़ी है, नहीं घड़ी है, हाँ दोनों तरफ घड़ी होती है ऐसे, यस। देना चाहिए उन लोगों को, देना चाहिए सैंपल को, कि घड़ी का एक पहले सबको बांट दिया, फिर उन लोगों ने यूज किया, फिर बोलो मजा नहीं आया। तो पहले इस्तेमाल करें। हाँ, दाने दाने में कैंसर का दम। चलिए नेक्स्ट बेटा, यूएसपी आपके प्रोडक्ट की ऐसी कोई भी खासियत, स्पेशलिटी जिसको कोई दूसरा क्लेम नहीं कर सकता। जैसे एक टाइम पे बिग बाजार की यूएसपी थी कि वो एक क्लेम करता था कि हमसे सस्ता सामान कोई नहीं बेच सकता। मेरे भाई एक टाइम बोला ना मैंने, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज बिग बाजार। और उसने ये भी कहा था कि अगर सस्ता मिल गया तो डिफरेंस का डबल में से ले जाना। मतलब हमारे यहां पे चीनी अगर 50 रुपए किलो है, आपको कहीं पे अगर 45 रुपए किलो मिल जाए तो डिफरेंस कितना है, 5 रुपए, उसका डबल हम 10 रुपए हम देंगे आपको। प्रेस, हाँ लूट लो उनको। तो यूएसपी थी क्या, तो क्या थी बेटा यूएसपी? अरे डिफरेंस का डबल दे देना आपको, 10 रुपए ले आओ जाके, खाली जगह बिल दिखाओ, देखो वहां पे 45 रुपए है, तुम्हारे पास 50 रुपए है, मैंने चीनी खरीदी लाओ, 5 रुपए डिफरेंस है। बेटा वो तो टी&सी अप्लाई होती है बेटा हर जगह, लेकिन ये उस टाइम था, उस टाइम लिटरली बिग बाजार से सस्ता सामान कहीं से नहीं मिलता था। जयपुर के बहुत सारे लोग शॉपिंग करने बिग बाजार जाते थे, मैं भी जाता था, मैं भी उनमें था जो बिग बाजार जाता था। लेकिन बिग बाजार के बाद फिर हाइपर सिटी आया था।
हाइपर सिटी आया था ट्राइटन मॉल में जोटवाड़ा में। उसके बाद आ गया था मेट्रो। मेट्रो में सामान सबसे सस्ता था और अब बेटा डीमार्ट में सस्ता मिलता है बेटा। और अपन बेटा आधा आधा किलो एक एक किलो तो जाएंगे नहीं बेटा। अपन जाते हैं महीने भर का राशन राशन एक साथ लेने के लिए, तो महीने में एक दिन निकालना होता है, एक दिन गए डीमार्ट, गाड़ी की डिक्की भरी और चलो भाई अपने घर चलो भाई हो गया। अब रोज हो जाएंगे, रोज सामान खरीदने टाइम किसकी बात है बेटा। तो उस केस में बेटा पहले शॉपिंग वहां से होती थी बिग बाजार से, उसके बाद होती थी हाइपर सिटी से, उसके बाद मेट्रो से, और अब होती है डीमार्ट से। राजा पार्क तो बेटा कपड़ों की शॉपिंग होती है ना, राशन की थोड़ा होती है बेटा। वहां पे राशन खरीदे राजा पार्क कौन जाएगा भाई। जयपुर में राशन लेना है डीमार्ट जाओ, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं दीनानाथ जी की गली में जाओ, सिटी में है वो ड्राई फ्रूट की मंडी है, वो वहां से सस्ता ड्राई फ्रूट और कहीं नहीं मिलता। अगर यहां पर काजू आपको 1000 रुपए मिल रहा है ना, वहां 600 मिलेगा। ये टोंक रोड में दुकानें बनी हुई है। एक दिन मैं यहां पे चला गया, मैंने कहा भैया काजू कैसे दे, बोला 1600 रुपए किलो। मैंने कल में से चलना दीनानाथ जी के लिए 800 रुपए किलो में लेके आएंगे पड़ दोनों। और चलिए बैंकिंग में आइए बेटा। अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट से बेटा, ये डिपॉजिट रिसिप्ट है जिसकी वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी के बराबर। यानी जब आप अमेरिका में पैसा जमा कराते हैं तो उसके बदले में आप एडीआर ले सकते हैं। एडीआर का मतलब वो पैसा जो है आपका जमा भी है और साथ में उसकी वैल्यू शेयर की वैल्यू के इक्वल भी है। तो अगर इनके शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये फैसिलिटी सिर्फ अमेरिका में अवेलेबल है और वर्ल्ड की किसी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। हम गरीब लोग हैं, हम ये फैसिलिटी नहीं दे सकते बेटा। कौन देता है? सिर्फ अमेरिका। इससे नाम ही क्या है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। चलिए, अरे क्लियरिंग हाउस फंक्शन नहीं समझाया था तो ऑटोमेटिक होता है आजकल। कोई बैंक से पूछ जाएगा कि आपने कितना पैसा कैश किया था, कितना कैश किया था। आजकल क्लियरिंग हाउस होती है ऑटोमेटेड, अपने आप सब सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है, कौन से बैंक से कितना किसने पैसा लिया, किसके एटीएम से कितना पैसा निकाला, और वो क्लियरिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है बेटा। उसमें वहां पे आपको जाने की जरूरत नहीं है या आपको बैठ के हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है। आरबीआई अपने आप कर देता है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। खाली आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, सीआरआर वाले, बस इतना सा रखो, बाकी हम संभाल लेंगे। एक ही चीज है बेटा, क्लियरिंग हाउस में फंक्शन समझाएगा कि क्लियरिंग हाउस होता क्या है, और ऑटोमेटेड ये बताया कि वो ऑटोमेटेड हो जाता है, अब उसमें किसी की कहने की जरूरत नहीं है। तो क्लियरिंग हाउस होता क्या है पहले ये तो बताओ, क्या होती है क्लियरिंग हाउस? सेटलमेंट दो बैंक के बीच में, वो क्लियरिंग हाउस होता है। और वो अब कैसा होता है बेटा? ऑटोमेटेड होता है बेटा, अपने आप हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए और बोलिए बेटा। 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 बेसिस पॉइंट के बराबर होता है। ये आपको मैंने आरबीआई चैप्टर में पढ़ाया था। दोबारा समझ लो, जब आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करता है ना तो बेसिस पॉइंट में करता है बेटा, और 100 बेसिस पॉइंट 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होता है। जैसे मान लो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और आरबीआई ने 25% जो 25 बेसिस पॉइंट जो है वो कम कर दिए, तो 25 बेसिस मतलब 0.25, तो अब वो रेट जो हो गई 7.75 हो गई बेटा, 7.75। तो आप ये याद रखो कि 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 100 बेसिस पॉइंट। और बोलिए बेटा। क्या बेटा, एक लिमिट हो जाती है बेटा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर गई तो इससे ऊपर नहीं जाएगी। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया और बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या लगा दी? कैप। कैप मतलब अगर ऊपर गई तो इससे ऊपर नहीं जाएगी, नीचे आई तो इससे नीचे नहीं आएगी, बस। लेकिन वो शेयर मार्केट में है, ये बैंक से जो लोन लिया उसके लिए बताइए। और बोलिए। बेटा एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा ले रही है बेटा, तो जिस चेक को देकर पैसा लिया जाएगा बेटा वो कैशियर बैंक होगा बेटा। हाँ जी, हाँ क्या चीज? बेटा कॉल मनी कहां पढ़ा था आपने? बीएसटी में। और ये क्या चल रहा है बेटा? गुड, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स।
ऐसा होता है कैशियर चेक पर्टिकुलर क्या चीज है। मान लो कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा है और बैंक ऑफ बड़ौदा को कैश की रिक्वायरमेंट है, कैश इनके पास कम पड़ गया या ज्यादा डिमांड आ रही है, त्योहारों में कई बार ऐसा होता है, तो ये पंजाब नेशनल बैंक से ले लेंगे। लेकिन वो पैसा लेने के लिए इनके पास एक चेक होगा, वो चेक ये लेके जाएंगे, वो चेक क्लियर करके ही पैसे देंगे। अरे बेटा कॉल मनी में तो पैसा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन किसके थ्रू हो रहा है वो? अरे भाई तो किसके बेस पे कर रहा है? ये पैसे ले जाएंगे तो सब पूछा के चलेगा, हाँ पैसे दे दे। आप जो कह रहे हैं वो सही है, मान लिया एग्री, लेकिन किस बेस पे मिलेगा पैसा? तो बिना चेक के तो पैसा मिलता भी नहीं है बेटा। तो बैंक टू बैंक जो चेक क्लियर हो रहा है ना, वो आपका कैशियर बैंक है बेटा, सॉरी चेक। और बोलिए बेटा। यहां पर कोई डाउट? और यहां पर बेटा यहां पर आपके प्रॉपर्टी डील की होती देखी होगी आप लोगों ने। तो प्रॉपर्टी डील में हम सबसे पहले टोकन मनी देते हैं बेटा, और टोकन मनी देने के बाद होता है डील फाइनल हो गई। तो जो टोकन मनी है ना बेटा, वो कहलाती है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, एडवांस। हाँ साही साही साही। डील कैसे ले तो वापस से मिलता है बेटा ना। डील समझो, सपोज आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, मैं बेच रहा हूं, ठीक है, आपने पैसा मुझे दिया, अगर डील मैं कैंसिल करूंगा ना तो वापस दूंगा, डील आप कैंसिल करोगे तो मैं नहीं दूंगा बेटा। इस पे रूल ही होता है। जमीन मेरी है, खरीदा आप रहे हो, आपने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए एडवांस, अब मुझे कोई और पार्टी मिल गई और वो ज्यादा पैसे दे रही है, तो मैं कहूंगा साहब डील कैंसिल, तो उस केस में मुझे 10 लाख रुपए आपको वापस देने पड़ेंगे। और ये भी हो सकता है कि आप 10 लाख के 15 लाख मांग लो, कोई डील तो हो चुकी है ना, तो उस केस में मिलेगा। लेकिन आपने 10 लाख दिए और आपने सब बेहतर नहीं कर रहा डील, तो वो पैसे मैं आपको वापस नहीं दूंगा बेटा। बेटा सारी ओरली होती है बेटा, लेकिन रजिस्ट्रेशन बिना बिना एग्रीमेंट बनाए कहीं पैसा नहीं दिया जाता बेटा ना। चलिए यहां बताइए बेटा। लॉक इन पीरियड वो टाइम जिसमें बैंक इस बात को इंश्योर करता है कि इस टाइम में आपकी इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगी, इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगी। जैसे 1 साल या 2 साल का लॉक इन पीरियड है, अब चाहे आरबीआई इंटरेस्ट रेट कितनी भी कम कर दे या बढ़ा दे, इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगी, वो पीरियड लॉक इन पीरियड होता है बेटा। और बोलिए। हाँ आपने अमेरिका से कोई डील की और अमेरिका से डील आप कर रहे हैं, तो अमेरिका वाला सोचेगा कि बता पैसा दोगे नहीं दोगे। तो बैंक के जो रेप्यूटेटेड कस्टमर्स होते हैं उनके लिए फैसिलिटी होती है, जिसमें बैंक उनको लेटर ऑफ क्रेडिट लिख के देता है कि ये आदमी पैसा चुकाएगा, नहीं चुकाएगा तो बैंक चुकाएगा। बैंक गारंटी कह सकते हैं आप इसको, यस, कि आदमी पैसा चुका देगा, फिर आदमी है, नहीं चुकाएगा तो हम चुका देंगे, तो वो था लेटर ऑफ क्रेडिट। और बोलिए बेटा यहाँ पे। बड़े मजेदार होते हैं सिंडिकेटेड लोन, बड़े मजेदार होते हैं। सपोज अंबानी किसी छोटे बैंक के पास गया और बोला मुझे 2000 करोड़ का लोन चाहिए, तो पहले तो मैनेजर बेहोश होते थे बचा, फिर उससे अपने जैसे 8-10 बैंकों को फोन लगाया, 2000 करोड़ का देना है, 200 करोड़ मैं दूंगा, तो 200 दे, 200 दे, 200 दे, 10 बैंक इकट्ठे किए। तो जब कई बैंक मिलकर एक आदमी को लोन देते ना, यानी कि कई बार तो क्या होता है कि एक बैंक बहुत सारे लोगों को लोन देता है, बहुत सारे बैंक मिलके एक आदमी को लोन देते हैं ना, बहुत बड़ा अमाउंट, तो वो सिंडिकेटेड लोन होता है बेटा। लोन दे रहा बेटा, इंटरेस्ट आएगा,
नहीं, ज्यादा तो नहीं आएगा लेकिन इंटरेस्ट तो आएगा। अरे 2-2 लाख रुपए 100 लोगों को बांटूंगा, समझो, हमारा जो पैसा उसका ब्याज तो अभी मिलेगा ना। हमने 200 करोड़ दिया था, उसका इंटरेस्ट किसको मिलेगा? हमें। और पैसा दिया अंबानी को, सेफ है, डूबेगा भी नहीं। सेफ का सेफ है, ब्याज का ब्याज आ रहा है, तो बड़ा फायदा हो गया ना। इसलिए तो इसको बोलते हैं हम सिंडिकेटेड लोन। वैल्यू एट रिस्क, इंटरेस्ट रेट चेंज होने से, जैसे आपने बैंक में पैसा जमा करा रखा है और आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दी, तो जो वैल्यू आपको मिलने वाली थी बेटा 4 साल बाद 5 साल बाद, वो मिलने वाली नहीं है बेटा, कम हो जाएगी ना। तो वैल्यू एट रिस्क है बेटा, इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन से होने वाला लॉस, वैल्यू एट रिस्क। हाँ, बेटा आरबीआई से डायरेक्ट लोन कोई नहीं ले सकता, मोदी जी भी ले सकते बेटा। आरबीआई का पब्लिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, नो। आप कमर्शियल बैंक से ले सकते हैं, आरबीआई से नहीं बेटा, नो, नेवर, कभी नहीं। चलिए नेक्स्ट, एक्वेशन तो एक्वायर करना है बेटा यहां पर। जो एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, वो जो वीकर बने उसको टेक ओवर कर लेती है बेटा, खत्म हो गया एक्वेशन, एक्वायर करना बेटा। बड़ी मछली छोटी को खा जाती है बेटा। और बोलिए बेटा, बॉटम लाइन आपका प्रॉफिट होता है बेटा, टिक कर लो सिर्फ इतना सही बस, बॉटम लाइन इज इक्वल टू प्रॉफिट। जब हम किसी आदमी से बहस कर रहे होते हैं, तब लास्ट बात आती है यार बॉटम लाइन क्या है रे यार, कंक्लूजन क्या है? तो एक बिजनेस का कंक्लूजन है उसका प्रॉफिट, कि सब कुछ कर लिया आपने, ये किया आपने, वो किया, अरे प्रॉफिट कितना हुआ भाई वो बता। तो नेट प्रॉफिट क्या है आपके बिजनेस की बॉटम लाइन, और आगे टीबीएल भी आएगी, ट्रिपल बॉटम लाइन। उसमें आपको प्रॉफिट कितना मिला, उसके बाद आपने ये जो अर्थ है, एनवायरमेंट है, इसके लिए क्या किया, और सोसाइटी के लिए क्या किया, तो सबके लिए क्या किया, ट्रिपल हो जाती है बेटा वो। सबका लेखा जोखा आएगा कि सबके लिए क्या किया आपने। चलिए नेक्स्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वो होते हैं जब एक प्रोडक्ट में से बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। जैसे क्रूड ऑयल, उससे पेट्रोल भी निकलेगा, डीजल भी निकलेगा, केरोसिन भी निकलेगा, सब कुछ निकलेगा ना, वो क्या होता है, क्रूड। क्रूड ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। और बोलिए बेटा, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बेटा, लॉजिस्टिक्स मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन। और ये दो होते हैं, एक मिनट बेटा, दो होते हैं, एक होता है आपका इनबाउंड और एक होता है आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब है रॉ मटेरियल का अपने पास आना, और आउटबाउंड का मतलब होता है रेडी प्रोडक्ट का बाहर जाना। यस बेटा, हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, सोशल ही तो आएगा बेटा, या तो सोशल आएगा या सोशल कल्चरल आएगा। दोनों आगे तो सोशल कल्चरल को टिक करना बेटा, दोनों आगे तो वैसे आएंगे नहीं, क्योंकि वो पूरा नाम है बेटा उसका, सोशल एंड कल्चरल। तो दोनों आगे तो सोशल कल्चरल को टिक करना बेटा, और नहीं आए तो खाली सोशल को टिक कर देना बेटा। और बोलिए बेटा, सो फाइनली सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब आपके डाउट जो बचे हैं वो कितने हैं लगभग, क्योंकि अगर डाउट थोड़े बहुत हैं तब तो डेली जैसे अपन को 5-10 मिनट का टाइम मिलता है, मैं यही बता दूंगा क्लास में आपको, 5-10 मिनट का टाइम तो मिलता ही ना अपन को, और एक क्लास स्टार्ट होने में 10 मिनट का टाइम होता है बीच में, तो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर डाउट बहुत ज्यादा है, 2-3 घंटे लगेंगे, तब तो फिर अपन क्लास रख लें बेटा अपन। कल अपनी क्लास नहीं है बेटा अपने।
कल अपनी क्लास नहीं है, लेकिन कल अगर आपको डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन तो यहीं रहते सारा दिन। आपकी क्लास कल कितने बजे फ्री हो जाएगी? टाइम टेबल आ जाएगा आपके पास। मेरी क्लास नहीं होगी तो 2 बजे फ्री हो जाओगे आप लोग, तो 2 बजे एक बार मैं आ जाऊंगा आपके पास। 5-10 मिनट में जो डाउट आप पूछ लेना, और फिर डेली देख लो। 10-15 मिनट तो खाली होते होते अपने पास, अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। और अगर डाउट बहुत ज्यादा है भाई, कितने डाउट होंगे? मुश्किल से 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, इसके ऊपर नहीं होंगे बेटा, चाहे पूरी बुक कर लेना आराम से। 20 to 25 बस। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर डाउट सफिशिएंट है तो अपन संडे को क्लास रखें, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है कि संडे को स्पेशली आप आओगे भी सही, क्योंकि और कोई क्लास लगी नहीं लगी मुझे पता नहीं है। लॉक ही है तो फिर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वरना डेली अगर जैसे 5-10 मिनट में जो डाउट है वो एक ही चैप्टर क्लियर कर लेना, क्या दिक्कत है? 5-6 दिन में खत्म, और क्या उसमें संडे क्लास में क्या जरूरत है बेटा? एक चैप्टर का एक दिन, फर्स्ट चैप्टर के कल पूछ लेना, फर्स्ट चैप्टर के कल पूछ लेना, फिर परसों सेकंड के, थर्ड के, ऐसे एक दिन में 10-10 मिनट में खत्म कर लेंगे बेटा। मुश्किल से एक चैप्टर में 5 से 7 क्वेश्चन सारे होंगे, 10 कर देंगे बेटा।